हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है रीति काव्य का, कौन सा पेपर होने वाला है? रीति काव्य का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलिए शुरू करते हैं आपके सामने क्लास को। उससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज भाई चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करोगे तो अपन टारगेट को अच्छे से अचीव कर लेंगे। साथ के साथ मैं एग्जाम से पहले की इंपॉर्टेंट क्लास डालता हूं, लगभग पर्सन वहीं से देखने को मिलते हैं। तो आप चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लो ताकि वहां से आपको वो इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। कोने में, साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो भाई। तो काफी बच्चों का सवाल आता है, सर जो आप ये पढ़ा रहे हो हमें पीडीएफ, ये हमें फ्री में प्राप्त करनी है तो हम कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना। अगर फ्री में कंटेंट प्राप्त करना चाहते हो तो पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा रखी है मैंने। फ्री में प्राप्त करने के आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे उसके दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, आपको ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नीचे फाइल वाला सेक्शन दिखेगा। कौन सा? फाइल वाला सेक्शन दिखेगा। इस पे क्लिक कर लेना और इस पे क्लिक करने के बाद में कोने में सर्च वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर सर्च कर लेना। क्या? आपके सामने जो पेपर होने वाला है हिंदी लिटरेचर। जैसे आप हिंदी लिटरेचर सर्च करोगे, हिंदी लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। किसके नाम से? हिंदी लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो थोड़ा सा भाई नेट को ऑन ऑफ कर लो, ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। और जैसे देखने को मिले यहाँ पर क्लिक करना और आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर देना है। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। रीति काल की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का निरूपण कीजिए। मतलब रीति काल में कैसे राजनीति हुआ करती थी, क्या सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां हुआ करती थी, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का रीति काल लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। अगर अपन बात करें हिंदी साहित्य में रीति काल का समय काल कब से कब तक है, तो 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक आपके सामने जो हिंदी साहित्य है उसमें रीति काल का समय माना जाता है। समझ में? तो हिंदी साहित्य के अलग अलग कालखंड हुए, उसी तरीके से आपके सामने एक कालखंड था। कौन सा? रीति काल का, जो 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच का कालखंड था। यह काल मुख्यतः दरबारी वातावरण, श्रृंगार प्रधान काव्य व अलंकारित प्रवृत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? दरबारी कवि हुआ करते थे। मतलब राजा क्या करता था, आपके सामने कोई ना कोई एक कवि होता था, उस कवि को अपने यहाँ पे दरबार में रखता था और उससे क्या करवाता था आपके सामने, उससे अपने साम्राज्य के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में, उसकी कहानी आपके सामने वो कवि है वो लिखा करते थे। साथ के साथ श्रृंगार रस का प्रधान काव्य देखने को मिलता था। मतलब श्रृंगार रस से संबंधित आपके सामने जो साहित्य है उसकी रचना की जाती थी। श्रृंगार रस मतलब प्रेम से संबंधित आपके सामने साहित्य है वो देखने को मिलता था। साथ के साथ अलंकृत प्रवृत्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और अलंकार हो गए आपके सामने, जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार है उससे संबंधित आपके सामने साहित्य रचनाओं में अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। समझ में आ गया? तो दरबारी कवि आपके सामने साहित्य को लिखते थे, श्रृंगार रस के जो प्रधान काव्य वो लिखा जाता था और अलंकारी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। रीतिकालीन साहित्य को समझने के लिए उस समय की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है। मतलब अगर रीतिकालीन अगर साहित्य को अपन समझे तो उस समय का आपके सामने राजनीति कैसे हुआ करती थी, उस समय की सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसे होती थी, उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। इसके बारे में, उस समय की राजनीति कैसे हुआ करती थी, समझ में आ गया? कैसे राजा आपके सामने राज किया करते थे, कैसे उस समय का समाज हुआ करता था। समझ में आ गया? कैसे राजा आपके सामने जो समाज को चलाया करते थे, धर्म किस प्रकार से काम किया करते थे और संस्कृति किस प्रकार से काम किया करती थी। तो भाई अगर आप रीतिकालीन साहित्य को पढ़ते हो ना, तो उन्होंने जो कवि हैं उन्होंने उस समय के राज्य के अंदर क्या क्या कार्य हुए उसके बारे में वो लिखते थे। तो इससे आपको उस समय की राजनीति पता चल जाती है, सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी पता चल जाता है। समझ में आ गया? चलिए राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें।
रीतिकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम सीमा और फिर पतन की ओर अग्रसर था। जब रीतिकाल लिखा गया तो लगभग अकबर के समय के आसपास वाला समय मान सकते हो आप, है ना, अकबर के बाद वाला समय, है ना। उस समय मुगल साम्राज्य अपने चरम सीमा पर था और फिर आपके सामने जो पतन की ओर गया, उस समय का साहित्य भी रीतिकाल के समय लिखा गया। तो मुगल साम्राज्य का चरम सीमा और मुगल काल के आपके सामने पतन, दोनों को इसमें जो रीतिकाल के साहित्य में लिखा गया है। जहांगीर और शाहजहां उस समय के राजनीतिक स्थिरक थे। कौन? जो मुगल के बाद में, जो अकबर के बाद में जहांगीर और शाहजहां के समय आपके सामने क्या है, जो समय है, समय काल में आपके सामने रीतिकाल का मुख्य समय माना जाता है। उस समय क्या थी, जहांगीर और शाहजहां ने जब तक राज किया तब तक क्या था, जो मुगल साम्राज्य वो स्थिरता थी उसकी राजनीति में। मुगल साम्राज्य मजबूत थे उस समय, मुगल शासक थे वो मजबूत थे। समाज क्या है, जो अकबर के द्वारा जो लेगेसी बनाई गई थी, जिसमें जो उन्होंने मराठाओं को, राजपूतों को, है ना, सिखों को, और कोई जितने भी आपके सामने जो क्षेत्रीय जो राजा हुआ करते थे, जो मुगलों की क्या थे, आपके सामने जो विपक्ष में थे, उन सबको उन्होंने क्या कर लिया था, अपने अंदर उनको अपनी अधीनता स्वीकार करा ली थी। इसलिए राजनीति की क्या देखने को मिलती थी, स्थिरता देखने को मिलती थी। लेकिन बाद में, औरंगजेब के बाद में मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जैसे औरंगजेब आया, धीरे धीरे मुगलों की जो सत्ता वो धीरे धीरे क्या होने लगी भाई, कमजोर होने लग गई थी। जिससे क्या हुआ, प्रांतीय शासकों और राजाओं का प्रभाव बढ़ने लगा है। जो छोटे छोटे जो प्रांतीय राजा और शासक हुआ करते थे, उनका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। क्या हो गया, उनका धीरे धीरे जो प्रभाव है वो आपके सामने बढ़ना शुरू हो गया। छोटे छोटे राजा बढ़ने लगे। जब केंद्रीय राजा कमजोर हो गया, भाई घर पे अगर आपके सामने माता पिता बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं तो बच्चे कुछ माती करने लग जाते हैं। तो वही बात है, जब राजा आपके सामने क्या हो गया, जो केंद्रीय राजा वो कमजोर होने लगे, तो छोटे छोटे प्रांतों के जो राजा है वो अपना प्रभाव दिखाने लग गए। जिससे औरंगजेब के बाद में अनेक छोटे छोटे राज्य के अपना अस्तित्व बनाने लगे थे। भाई छोटे छोटे राजाओं ने खुद को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था औरंगजेब के बाद में। औरंगजेब तक कोई नहीं सोचता था ऐसा। दरबारी संस्कृति का विकास हुआ। जो अनेक प्रकार के जो दरबारी कवि हैं, वो आपके सामने क्या राजा के दरबार में रहा करते थे और उन्हीं के सानिध्य में क्या लिखते थे, साहित्य की रचना करते थे। तो उसी समय आपके सामने जो दरबारी साहित्य उसकी रचना होनी शुरू होती है। राजाओं के आश्रय में कवियों ने दरबारी काव्य की रचना की। क्या क्या, जो अनेक राजा हुआ करते थे, उनके आश्रय में जो कवि हुआ करते थे वो अपने काव्य की रचना करते थे। उनके काव्य में प्रशस्ति गान और विलासिता का चित्रण देखने को मिलता है। मतलब जो राजा है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था कि उसने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए, इसको दिखाया जाता था। और उनके भोग विलासिता की बात की जाती थी। किसकी बात की जाती थी, उनके भोग विलासिता की, उनका जीवन कैसे होता था उसके बारे में वो बात किया करते थे। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक परिस्थितियां। समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता था। चाहे धर्म के हिसाब से देख सकते हो, चाहे आर्थिक रूप से देख सकते हो, चाहे जातिगत आधार पे देख सकते हो। समाज में अलग अलग प्रकार का विभाजन देखने को मिलता था। सामंती व्यवस्था प्रबल थी। सामंती व्यवस्था क्या हुआ करती थी भाई, राजा क्या करता था, एक दूसरे राजा को, राजा क्या करता था, एक दूसरा जो राजा होता है उस राजा को, छोटा राजा है ना, उसको क्या कर देता था, एक छत्र आवंटित कर देता था। जैसे अजमेर की रियासत थी तो वहां का जो अजमेर का जो शासक हुआ करता था वो उस क्षेत्र से क्या करता था, सारा का सारा टैक्स वो कलेक्शन करता था। उसके बदले में कुछ वो उस मुगलों को पहुंचा देता था, खुद अपने पास रखता था। और जब मुगलों को अपनी सेना की जरूरत पड़ती थी तो वो अपनी अजमेर की जो सेना वो उसके पास भेजता था। इसी को सामंती सेना के नाम से, सामंती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। स्त्रियों की स्थिति सीमित और पराधीन थी। जो मुगल और जो मुस्लिम शासक थे, यह आपके सामने मुख्यतः क्या करते थे भाई, इनके समय काल में स्त्रियों की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। स्त्रियां सिर्फ घर तक सीमित रहने लग गई और पराधीन, मतलब घर में पर्दे के पीछे ही रहा करती थी, क्योंकि अक्सर आपके सामने भाई प्रताड़ित करने का ये काम किया करते थे। ऐसे बहुत से आपके सामने उदाहरण देखने को मिलते हैं। विलासी जीवन शैली के उच्च वर्ग में प्रचलित थी। मतलब भोग विलासिता पे आपके सामने ज्यादा जोर दिया करते थे। आपके सामने अपने जीवन को अपने आराम से जीना, भोग विलासिता पर पूरा का पूरा आपके सामने इनका जोर था। इस प्रकार का जो जनजीवन है ये जिया करते थे आपके सामने। दरबारी वातावरण में उच्च वर्ग की विलासिता का प्रभाव साहित्य पे पड़ा। और जो दरबारी वातावरण है, मतलब भाई राजा के पास ही रहा करते थे कवि, तो जो राजा कर रहा है उसी को वो लिखा करते थे। तो राजा है
कि जो राजा है वो आपके सामने अपना भोग विलासिता से जीवन जी रहे हैं, सुख ऐश आराम से जीवन जी रहे हैं, तो वो उच्च वर्ग जो आपके सामने जो इस प्रकार का जीवन जीता था राजा महाराजा, तो उसी का प्रभाव उनके साहित्य पे पड़ता है और उसी साहित्य को वो रचना करते हैं। श्रृंगार प्रधान प्रेम साहित्य की रचना की गई और सौंदर्य केंद्रित काव्य रचना, मतलब जो महिलाएं हुआ करती थी उनके जीवन में उनके सौंदर्य रूप दर्शन की ज्यादा से ज्यादा साहित्य में बात की गई, उसी की सामाजिक पृष्ठभूमि की देन है, मतलब यही सामाजिक पृष्ठभूमि देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है धार्मिक परिस्थितियां। रीति काल में भक्ति आंदोलन का प्रभाव कम हो चुका था परंतु अवशिष्ट प्रभाव शेष था, मतलब रीति काल है इसमें जो भक्ति आंदोलन है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो चुका था। भक्ति आंदोलन ने क्या किया था, साहित्य है उसको धर्म से ज्यादा जोड़ दिया था। जो समाज में अलग अलग प्रकार की कुरीतियां थी, कमियां थी, उस कमियों को दूर करने का, उजागर करने का और जो अपना पूरा समाज था उसको धर्म से जोड़ने की बात की गई थी। किसके अंदर, भक्ति आंदोलन में। लेकिन जैसे रीति काल का समय आया तो भक्ति का आंदोलन है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लग गया, परंतु उसका अवशिष्ट प्रभाव, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बचा कुचा आपके सामने प्रभाव अभी भी भक्ति जो आंदोलन है उसका देखने को मिलता था। कृष्ण भक्ति की धारा विद्यमान थी। कौन सी भक्ति, भगवान श्री कृष्ण है उनकी भक्ति करने पर खासा जोर रहा करता था। किसके ऊपर, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है उसके ऊपर आपके सामने जो भक्ति है उसका खास करके जोर देखने को मिलता था। राधा कृष्ण का संगारिक रूप का चित्रण किया जाता था। तो राधा कृष्ण है, भगवान जो राधा जी हैं और भगवान श्री कृष्ण है उनका संगार रूप, उनके रूप चित्रण का, उनका जीवन कैसा था समझ में आ गया। उनके बारे में काफी चीजें बात की जाती थी भाई, उनके जनजीवन, उनके प्रेम, उनके अस्तित्व, उनकी धर्म, मतलब उनकी जो भक्ति थी उसकी बात देखने को मिलती थी। किसकी, राधा व कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण उनकी। धार्मिक आडंबर और कर्म कांड भी बढ़े। जैसे आपके सामने भक्ति आंदोलन में आडंबर और कर्म कांडों पर क्या किया गया था, आपके सामने कटाक्ष किया गया था, लेकिन समय में बदलाव हुआ और जो धार्मिक आडंबर है और कर्म कांड है वो फिर से बढ़ने लग गए थे। कृष्ण का प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। भगवान श्री कृष्ण को किसके रूप में प्रस्तुत किया गया, सौंदर्य के प्रतीक के रूप में, प्रेम और सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। भक्ति पूरक भाव धीरे धीरे संगारिक भाव में बदलने लगा। मतलब जो भक्ति आंदोलन के समय भक्ति की बात की जाती थी, भगवान की भक्ति की बात की जाती थी, वो धीरे धीरे किस में बदलने लगा, श्रृंगार भाव, मतलब प्रेम भाव में आपके सामने साहित्य है वो बदलने लगा। तो भक्ति से साहित्य किस में बदलने लगा भाई, श्रृंगार भाव, प्रेम भाव में धीरे धीरे बदलने लग गया। चलिए अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़े। सांस्कृतिक परिस्थितियों से संबंधित दरबारी कला और स्थापत्य कला का विकास हुआ। किसका, जो दरबारी कला है और स्थापत्य कला का धीरे धीरे विकास होने लगा। किसका, दरबारी कला और स्थापत्य कला का धीरे धीरे विकास होने लगा। जो कवि हुआ करते थे वो दरबार में रहकर साहित्य की रचना करते थे और उस समय की जो स्थापत्य कला है, किस प्रकार की चित्रकला है, मूर्तिकला है, उसका आपके सामने विकास देखने को मिलने लग गया। संगीत, चित्रकला और नृत्य को संरक्षण मिलने लगा। जो अलग अलग प्रकार का जो संगीत का लिखा जाता था, जो चित्रकला है और नृत्य है, उसका जो संरक्षण है वो देखने को मिलने लग गए। भाई आपके सामने जो संगीत, किस प्रकार का संगीत उसमें देखने को मिलता था, किस प्रकार की चित्रकला थी और लोक नृत्य पर किस प्रकार का देखने को मिलता है, इसका प्रभाव देखने को मिला। ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। मतलब जो ब्रज भाषा है वो उस समय के जो साहित्य है, साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा को लोग जानने लगे। अलंकार शास्त्र और रीति ग्रंथों की रचना हुई। किसकी, अलंकार शास्त्र, जो अलग अलग प्रकार के जो अलंकार हैं और जो रीति ग्रंथ है उसकी रचना आपके सामने उस समय काल में देखने को मिली। जितना भी जो साहित्य हुआ करता था उसमें अलंकारों का प्रभाव कैसे देखने को मिलता था। रीति ग्रंथ, जो अलग अलग प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनकी रचना उसके अंदर देखने को मिली। रीतिकालीन कवियों ने काव्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर काव्य की रचना की। जो रीतिकालीन कवि हैं उन्होंने काव्य के अंदर जो काव्य शास्त्रीय नियम है, मतलब किस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए, कहां पर छंदों का प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार के काव्यों की धीरे धीरे रचना पर जोर दिया। अलंकार, नायिका भेद और रस विवेचना पर विशेष बल था। किस चीज पर, जो रीतिकालीन कवि थे उनका जो अलंकारों का प्रयोग हो गया, जो नायिका हो गई और जो रस, अलग अलग प्रकार का रस है उसके ऊपर विवेचन पर विशेष जोर दिया जाने लग गया। समग्र मूल्यांकन की बात करें,
रीतिकालीन की राजनीतिक स्थिरता, दरबारी वातावरण और सामाजिक विलासिता ने साहित्य को श्रृंगार प्रधान व अलंकारीकृत कर दिया। मतलब रीतिकालीन कवि था, उसमें राजा है, वो अपना राजनीतिक दबाव लगाकर क्या कराते थे, साहित्य की रचना कराते थे। तो उस समय के साहित्य में आपके सामने श्रृंगार रस उसकी प्रधानता देखने को मिली, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत भक्ति व राष्ट्रीय जो भावना है वो थोड़ी बहुत थी, लेकिन जो भक्ति काल में जितनी भावना थी वो कम होने लग गई। रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियां दरबारी संस्कृति, सामंती व्यवस्था और विलासी जीवन से प्रभावित थी। मतलब रीतिकाल में जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां देखने को मिलती है, या जो दरबारी संस्कृति हुआ करती थी और जो सामंती व्यवस्था व विलासी जीवन पे साहित्य की रचना की जाने लग गई थी उस समय। तो ये था जो रीतिकाल में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में मैंने बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। भाई आचार्यों में से, प्रमुख कवियों में से उनका नाम आपके सामने जाना जाता है। उनकी कृति, उनकी जो कृति है रसिका प्रिय और रामचंद्रिका है। मतलब उनके द्वारा जो प्रमुख कवि जो कृतियां लिखी गई है वो कौन सी है, रसिका प्रिय और रामचंद्रिका। अच्छे से याद कर लेना भाई, रसिका प्रिय और रामचंद्रिका जो केशव दास के द्वारा आपके सामने उनकी कृतियां लिखी गई है। केशव दास की काव्य प्रतिभा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब जो केशव दास के द्वारा जो काव्य प्रतिभा है वो उनकी एक बहुत ही अद्भुत क्या है आपके सामने विशिष्ट कला है। समझ में आएगा, उनका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उनका संवाद चित्रण दिखाई देता है। उनके द्वारा अलग उनकी जो बातचीत करने के तरीके थे, उनके जो लिखने का तरीका था वो संवाद के रूप में था। इसलिए साहित्य में मत प्रचलित है केशव को सर्वाधिक सफलता संवादों से मिली। मतलब जो केशव दास है उनको जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने जो अपनी साहित्य की रचना की उसमें क्या देखने को मिलता है आपके सामने, संवाद देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, आपस में जैसे दो लोग बातचीत करते हैं इस प्रकार से संवाद देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि केशव दास को सफलता उनके द्वारा लिखे गए संवादों से मिलती है। अगले वाला पॉइंट है संवादों की स्वाभाविकता। केशव दास के संवाद अत्यधिक संभाविक हैं और पात्र अनुकूल होते हैं। मतलब आप जब उनको पढ़ते हो तो ऐसे लगता है कि वास्तविकता में घटना घटित हो सकती है। क्या लगता है कि वास्तविकता में कहीं ना कहीं घटना घटित होगी और पात्रों के अनुसार, जैसे पात्र हैं उसी के अनुसार आपके सामने केशव दास ने क्या लिखा है, साहित्य की रचना की है। पात्र जिस भावभूमि में स्थित है, मतलब जो पात्र है वो जिस भावना से आपके सामने साहित्य को पढ़ना चाहता है उसी के अनुरूप उनकी वाणी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत की जाती है। मतलब जिस भावना में आपके सामने जो पात्र होता है उसी की भावना में उन्होंने अपनी वाणी को प्रस्तुत करने का काम किया है। विशेष करके रामचंद्रिका में राम सीता के लक्षण को जो लक्ष्मण का जो संवाद है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। क्या है, रामचंद्रिका में जो भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के बीच में जो आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो संवाद देखने को मिलता है वो बहुत ही ज्यादा कैसा है, अच्छा है, बहुत ही ज्यादा आपके सामने प्रभावशाली है। कोई भी व्यक्ति जब उसको पढ़ता है तो उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है। समझ में आ गया, ये अच्छा पॉइंट है भाई। रामचंद्रिका में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब आपस में बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता में घटना कहीं ना कहीं घटित हो रही होगी। अगले वाला पॉइंट है भाव अभिव्यक्ति की सघनता। संवादों के माध्यम से केशव ने पात्रों में आंतरिक भावनाओं को संजीव किया गया। मतलब जो अलग अलग प्रकार के इन्होंने पात्र रखे, केशव दास ने क्या क्या अलग अलग प्रकार के पात्रों में आंतरिक भावना, जो कोई भी मनुष्य के अंदर कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की भावना होती है। मतलब भाई थान के तो गुस्सा है, के प्रेम आओगो, के थान एकदम जोश आ जाओगो, तो इस प्रकार की भावनाएं आती है ना, इन सभी भावनाओं को आपके सामने केशव दास ने क्या है अपने साहित्य के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। क्या क्या है, केशव दास ने अपनी बातचीत या जो साहित्य है उसके माध्यम से जितने पात्र हैं उनकी आंतरिक भावनाओं को दिखाने का प्रयास किया है। पहली भावना है प्रेम। कोई भी व्यक्ति जब प्रेम में होता है तब वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे बातचीत करता है, ये केशव दास के साहित्य में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, केशव दास का जो साहित्य है उसमें सब चीजें देखने को मिलती हैं। करुणा, कोई भी व्यक्ति के प्रति जब आप सहानुभूति महसूस करते हो, क्या महसूस करते हो, कोई भी व्यक्ति के प्रति जब आप सहानुभूति महसूस करते हो तो आपके मन में कैसा भाव आता है, करुणा का भाव आता है। कैसा भाव आता है भाई, करुणा का भाव आता है। और ये करुणा का भाव भी आपके सामने उनके साहित्य में देखने को मिलता है। वीरता,
जब आपको अपने देश पर देशभक्ति, अपने राज्य से संबंधित आपके सामने अगर कोई बात है तो आप एक जगह हो जाते हो, जैसे हम भारतीय हैं, इस प्रकार की आपके मन में बात आती है, तो ये वीरता की भावना है। और क्रोध, जब आप कोई भी मुश्किल चीजें सुनते हो, कोई भी आप इस प्रकार की भावना आपके मन में आती है, तो आप आग बबूला हो उठते हो, जो क्रोध की भावना वो आपके मन में देखने को मिलती है। तो यही भाव अभिव्यक्ति है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से दो लोग, जैसे भगवान श्री राम है और भगवान लक्ष्मण है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उनके बीच में वीरता की भावना आ रही है, या भगवान लक्ष्मण क्रोधित है तो क्रोध की भावना आ रही है। जब आप पढ़ते हो तो आपके अंदर भी इस प्रकार की जो भावना है वो अभिव्यक्त होने लग जाती है। नाटकीयता, केशव के संवादों में नाटकीयता का गुण विशेष रूप से उल्लेखित है। मतलब जो केशव दास है, उन्होंने अपने जो साहित्य की रचना की उसमें नाटक, जो दो साहित्यकार है उनके बीच में जो नाटकों का गुण है वो विशेष रूप से देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? नाटकीय गुण आपस में देखने को मिलता है। घटनाओं को गति और संवेदनाओं, संवाद को तीव्रता पाठकों को जोड़े रखती है। क्या करती है? एक घटना खत्म, जैसे मतलब इन्होंने जो साहित्य लिखा ना, जैसे आप रामलीला देखी होगी, तो उसमें जो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, घटना होती रहती है ना। तो इसी प्रकार के इन्होंने एक प्रकार से नाटक के रूप में अपने साहित्य की रचना की, जिसमें अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। भाई भगवान श्री राम जो स्वयंवर होता है, फिर आपके सामने उनको कहां पर वनवास मिलता है, फिर वो वन में जाते हैं, क्या करते हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे क्या आपके सामने जो पढ़ने वाला व्यक्ति वो बोर नहीं होता है, उसको पढ़ने में अच्छा लगता है लगातार पढ़ते रहना। भाई एक घटना को आपने लंबा चौड़ा घसीट कर बड़ा कर दिया तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर छोटी छोटी घटनाओं के रूप में दिखा दिया जाता है तो आपके सामने जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो उससे जुड़ाव महसूस करता है। संवादों में उत्सुकता और प्रभावशालीता बनी रहती है। मतलब जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो उत्सुक रहता है। क्या रहता है? पढ़ने वाला व्यक्ति आपके सामने वो क्या रहता है? उत्सुक रहता है अपने साहित्य को पढ़ने पर, और जो साहित्य है उसको वो प्रभावशाली ढंग से आपके सामने बना रहता है। मतलब सीधे बात है, पढ़ने वाले व्यक्ति को मजा आता रहता है इसमें। अलंकारी सौंदर्य, अलंकारी सौंदर्य क्या होता है भाई? रीतिकालीन प्रवृत्ति के अनुरूप केशव के संवादों में अलंकारों से युक्त है। मतलब रीतिकाल के जितने भी कवि हुए उनकी यह समझ लो एक प्रमुख आपके सामने उपलब्धि यही थी, या प्रमुख रूप से उनकी विशेषता यही थी कि वो अलंकारों का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे भाई? आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो अलंकार होती थी उन अलंकारों का वो प्रयोग किया करते थे। इसमें उनके द्वारा उपमा अलंकार, रूपक व अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से अलंकारों का? रूपक अलंकारों का, उपमा अलंकारों का और अनुप्रास अलंकारों का। जो अलग अलग प्रकार की जो अलंकार हैं उनका उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। अलंकार संवाद को प्रभावपूर्ण और काव्यमय बनाती है। जो उनके द्वारा साहित्य की रचना की गई अलंकार क्या करते हैं? जो संवाद होता है वो पढ़ने में अच्छा लगता है, प्रभावशाली होता है, और काव्य में जब आप पढ़ते हो तो एकदम कविताओं के माध्यम से, जैसे कविता को पढ़ रहे हो इस प्रकार का काव्य में लगता है, प्रभावशाली और काव्य में लगता है। अगले वाला पॉइंट है चरित्र चित्रण में सहायक। संवादों के माध्यम से पात्रों का जो चरित्र होता है उसको स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आता है। मतलब जो अलग अलग प्रकार के संवाद है, जब वो जो संवाद, जो अलग अलग प्रकार के जो पात्र हैं वो आपस में बातचीत करते हैं तो उनका चरित्र कैसा है, उनका उस कैरेक्टर कैसा है। जैसे आप मूवी होती है उसमें हीरो का कैरेक्टर होता है ना, फीमेल एक्ट्रेस का कैरेक्टर रहता है, विलन का कैरेक्टर रहता है, तो आप वो जैसे काम करते हैं तो उसी से तो पता चलता है कि भाई इनका क्या कैसा चरित्र है। तो यही है, जब वो कैरेक्टर आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि उनका चरित्र कैसा है। जैसे भगवान श्री राम का मर्यादित स्वभाव बताया गया, कैसा कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां वो अपने स्वभाव के अनुकूल व्यवहार नहीं करते हैं, शांत स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। सीता के करुणा और पतिव्रत व्यक्तित्व देखने को मिलता है। माता सीता कैसे हैं? करुणा से भरी हुई। जैसे एक स्त्री, आम स्त्री कैसे करुणा से भरी हुई होती है, वैसे माता सीता भी करुणा से और अपने भगवान श्री राम के प्रेम के प्रति समर्पित है। लक्ष्मण की तीव्रता, लक्ष्मण एक आम नौजवान युवक की तरह गुस्सेल स्वभाव के, हर काम को तुरंत करने पर तीव्रता वाले व्यक्तित्व के रूप में देखने को मिलता है। तो कोई भी व्यक्ति जब आपस में भाई बातचीत करता है तो अपन भी तो उसकी पर्सनैलिटी पता कर लेते हैं। भाई आपका दोस्त है ना, उसकी कैसी पर्सनैलिटी आप कैसे पता चलता है? जब आप उसके साथ रहे हो, उसकी बातचीतों को सुना है तब पता चलता है ना। तो यही आपके सामने लक्ष्मण की तीव्रता, भगवान राम की मर्यादित पुरुष के रूप में, और सीता की करुणा व पतिव्रता देखने को मिलती है।
इन सब का प्रभावी चित्रण संवाद के माध्यम से संभव हुआ। मतलब इनका सबका अगर प्रभावी चित्रण बात करें तो ये जो आपस में बातचीत कर रहे हैं इसके माध्यम से पता चलता है। भाषा शैली, केशव ने ब्रज भाषा को मधुर व अलंकारित रूप में प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? जो केशव दास है इन्होंने जो ब्रज भाषा है, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा को मधुर, एकदम मधुर भाषा के रूप में और अलग अलग प्रकार के जो अलंकार होते हैं उनके रूप में प्रयोग करने का काम किया है। क्या काम किया है? जो केशव दास ने जो ब्रज भाषा है उसकी जो मधुरता है और उसका जो अलंकारीय रूप है उसको आपके सामने प्रयोग किया है। संवाद के भावानुकूल शब्दावली का प्रयोग किया गया और लयात्मकता देखने को मिलती है। मतलब जैसे जो दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में कैसे बातचीत होती है, समझ में आ गई? तो भावनाओं से भरी हुई बातचीत है, साथ के साथ लय, एक मतलब एक संवाद खत्म होता है फिर दूसरा शुरू होता है फिर तीसरा। आप अपने दोस्त के साथ कैसे बातचीत करते हो ना, तो उस प्रकार का इन्होंने साहित्य की रचना की है। अगर आप मिला जुला इनका मूल्यांकन करें तो केशव दास के काव्य में संवाद केवल वार्तालाप ही नहीं, मतलब केशव दास का जो काव्य है उसमें जो संवाद या बातचीत हो रही है उसमें केवल आपस में बातचीत ही नहीं हो रही है बल्कि भाव और चरित्र की अभिव्यक्ति है। मतलब जो आपस में जो अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर हैं वो किस प्रकार की भावना से अपनी बातचीत कर रहे हैं, उनका चरित्र कैसा है, उसकी अभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। उनकी संवाद योजना को जीवित और प्रभावी बनाती है। क्या बनाती है? उनके आपस में बातचीत करने की तरीका, उनका जो उनकी साहित्य है उसको एकदम जीवित और प्रभावशाली बनाता है। यद्यपि कहीं कहीं पर अलंकारिता का प्रयोग अधिक दिखाई पड़ता है, लेकिन काफी बार क्या होता है, कहीं कहीं पर जो अलंकार है उसका प्रयोग बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? काफी बार जो अलंकार का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में कर दिया गया है, इस प्रकार से लगता है। फिर भी संवादों को प्रभावशालीता और उनके काव्य की विशेष पहचान है। फिर भी जो आपस में जो अलग अलग प्रकार के जो कैरेक्टर बात करते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली लगते हैं और उनके काव्य की विशेष पहचान के रूप में लगते हैं। निष्कर्ष की बात करें, केशव का सर्वाधिक सफलता संवादों से मिली है। अगर अपन निष्कर्ष की बात करें तो केशव दास है उनके साहित्य की पहचान ही अलग उनके बातचीत या संवादों से होती है और ये कथन कहीं ना कहीं सार्थक भी है। कैसा लगता है? वास्तविक भी लगता है। उनके संवाद स्वाभाविक है, वास्तविक है, भावपूर्ण है, नाटकीय और चरित्र निर्माण में सहायक है। मतलब भावनाओं से भरे हुए हैं, वास्तविकता है, नाटक जैसे लगते हैं और कोई भी चरित्र है, कोई भी कैरेक्टर के चरित्र को निर्माण करने में सहायक है। इस दृष्टि से समाज चित्रण उनके काव्य कला का सर्वश्रेष्ठ पक्ष माना गया। मतलब इस दृष्टि से अपन बात करें तो उनके जो संवाद को चित्रण करने की जो कला है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो बच्चों, आपका जो ये प्रश्न होने वाला था, केशव दास को सर्वाधिक सफलता उनके संवादों से मिली, उससे संबंधित प्रश्न को मैंने करा दिया है। इस कथन के आधार पर कैसे जो केशव है उनके काव्य के संवाद की विशेषताओं के बारे में भी अपन ने चर्चा कर ली है। चैनल पे मिलती है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जरूर से ज्वाइन हो जाना, बहुत काम आएगा आपका। तो चलो शुरू करते हैं अपन इन सब बातों को पीछे छोड़कर। परिचय की बात करें तो आपको पता है जो बिहारी है वो भी रीतिकालीन कवि रहे हैं। ये अधिक प्रसिद्ध तो नहीं हुए लेकिन इन्होंने अपनी जो काव्य है इसके अंदर भावनाओं को बहुत गहराई से उकेरा है। मतलब अगर आप पढ़ते हो तो आपको खुद को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये घटना वास्तविकता में मेरे जीवन में घटी है। ठीक है, तो आपको इनके काव्य की यही विशेषता कि आप इनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बना पाते हो। सांस्कृतिक विधाता है, मतलब इन्होंने हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी भक्ति भावना है, हमारा जो लोक प्रेम है उसको अपने जो काव्यों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से लिखा है इन्होंने। इनकी काव्य में संतुलन देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ों का एक आपको मिला जुला सा संतुलित रूप को देखने को मिलता है। इनके काव्य में साथ के साथ हमें देखने को मिलती है भक्ति नीति। भक्ति का अर्थ क्या है? ये भाई कृष्ण भक्त रहे हैं तो इन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। नीति का अर्थ होता है कि नियम हो गए कि हमें जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, लोक जीवन में हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। साथ के साथ इन्होंने लिखा है श्रृंगार रस के ऊपर, प्रेम रस की अद्भुत छटा है, वो आपको इनके काव्यों के अंदर, इनके जो लेख हैं इनके अंदर देखने को मिलती है। यही चीज़ें इनको विशिष्ट बनाती है। इनके जो तीनों भावनाएं हैं इनको अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है, इसलिए इनके आपके जो काव्य है उसमें त्रिवेणी का प्रभावित होती हुई दिखती है। तो पहला पॉइंट है इनकी भक्ति रस की अभिव्यक्ति। तो जो कवि बिहारी कवि हैं ये भक्ति रस से ओतप्रोत कवि हैं।
इनको मैंने आपको पहले बताया था, इन्होंने कृष्ण भगवान कृष्ण के ऊपर इन्होंने अपने लेख को लिखा है। इनके लिए इनका भगवान कृष्ण की भक्ति के ऊपर प्रेम व समर्पण हमें देखने को मिलता है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ निराकारी ईश्वर ही नहीं बल्कि सगुण व साकार कृष्ण को भी अपनाया है। मतलब इन्होंने भगवान का निराकार रूप मतलब भगवान हर कोण में व्याप्त हैं बल्कि हर वस्तु में व्याप्त हैं, उसी का प्रयोग नहीं किया बल्कि ये बताया कि साक्षात ईश्वर है का सगुण मतलब गुण रूपी का अर्थ होता है मूर्ति पूजा जब करते हैं या फिर मूर्ति रूप में भगवान के रूप रंग की आपकी वास्तविक रंग की पूजा करते हैं, रूप की पूजा करते हैं, तो उसी चीज को इन्होंने स्वीकार किया है। इन्होंने लिखा है कृष्ण भक्ति पर राधा के प्रियतम थे। इन्होंने लिखा है कि भगवान कृष्ण वो राधा के प्रिय थे, गवालों के मित्र थे, ठीक है, गोपियों के जीवन का आधार थे। साथ के साथ गोपियां हैं उनका तो जीवन ही इनके आधार पर चलता था। तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है उसकी अद्भुत छटा के साथ लोक जीवन का उनका प्रेम उनका जीवन कैसा रहा उसके बारे में इन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से बहुत ही प्रेम ढंग से लिखा है। जैसा कि इन्होंने लिखा है अपने, एक आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊं, जिनके बसत नंद गाँव मन मोही मुरलीधर। तो इन्होंने लिखा है कि जिनके बसत नंद गांव, तो जिस नंद गांव में गोकुल मथुरा में जहां भगवान श्री कृष्ण बसते हैं, मन मोहे मुरलीधर, और इस मुरलीधर जो भगवान श्री कृष्ण है इन्होंने अपनी मुरली बजा बजा कर सबका मन क्या कर लिया है, मोह लिया है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला है कि भगवान श्री कृष्ण है उनकी जो विशेषता है, उनके द्वारा जो लोगों का उनके प्रति प्रेम है वो देखने को मिल रहा है इस पंक्ति के अंदर आपको। अगले वाला पॉइंट है राधा मन ही बसायो रसिक नगर मधुकर। जैसे कि इस रसिक रस से भरे हुए मधुकर, मधुकर मतलब भगवान श्री कृष्ण है, इसको पूरे नगर ने अपने अंदर समा लिया है। पूरे नगर है, पूरे नगर के लोग हैं, मथुरा के जो लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, अब उनके प्रेम में रच बस गए हैं। वैसे ही राधा ने भी उनको मन में बसा लिया है। तो इन पंक्तियों में राधा का श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है और यही पंक्तियां हैं बिहारी के द्वारा लिखी गई हैं। तो आपको यहाँ पर उन जो भक्ति आत्मीयता व प्रेममयी समर्पण युक्त जो पंक्तियां वो यहाँ पर देखने को मिली हैं आपको। अगले वाला पॉइंट है नीति का तत्व ज्ञान। तो बिहारी के काव्य में आपको नीति की सूक्तियां भी मिलती हैं। मतलब इन्होंने सिर्फ भक्ति के ऊपर ही नहीं लिखा है बल्कि साथ के साथ इन्होंने लिखा है हमारे लोक जीवन में क्या क्या हमें नीतिपूर्ण जीवन को जीना चाहिए उसके बारे में लिखा है। इन्होंने लिखा है जीवन का व्यवहारिक पक्ष होता है, हमारे जीवन के अलग अलग पक्ष होते हैं, उसका इन्होंने व्यवहारिक पक्ष के बारे में लिखा है, नैतिकता के बारे में लिखा है और लिखा है लोक व्यवहार के बारे में कि हर व्यक्ति को किस तरीके से अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए। नीति उनके लिए केवल शासकों की नहीं बल्कि जनमानस के जीवन की भी दिशा है। तो इनका मानना है जो नीतिपूर्ण जीवन है वो हर व्यक्ति को जीना चाहिए, बल्कि ये सिर्फ राजा महाराजाओं का कार्य नहीं है बल्कि हर व्यक्ति, हर एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपने जीवन में किसको अपनाना चाहिए, नीतिपूर्ण जीवन, सम्मान, नियम, अनुशासन पूर्ण जीवन को जीना चाहिए। ये इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से लिखा है। संग बुरे को कीजिए जैसे सर्प मणिधर। इन्होंने क्या लिखा है, बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, आपको भी जीवन में बहुत काम आएगी। संग बुरे को कीजिए। संग हो सकता आप बहुत सा ऐसा समय आएगा आपके जीवन में जब आपके बुरे लोगों का भी संग करना पड़ेगा, लेकिन रखिए खुद को कैसे, जैसे जो मणि है वो सर्प के मुंह में रहते हुए भी एकदम विष रहित रहती है। तो इन्होंने क्या बताया है कि आपको क्या करना है, आपको बुरे कभी वक्त ऐसा आएगा बुरे लोगों के साथ रहना है, लेकिन उनके बुरे जो व्यवहार है, उनका जो बुरा आचरण है, बुरा व्यक्तित्व है, उसकी आपको बिल्कुल भी उनका बुरा व्यवहार ग्रहण नहीं करना है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण देकर बताया है कि जो मणि है वो सांप के मुंह में रहती है, जैसे सांप के मुंह में विष रहता है ना, लेकिन फिर भी उसमें विष की एक छटा भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। कभी समय पर काम दे विष भी ओए उभारी। तो इन्होंने कहा है कि कभी बुरे व्यक्ति का आपको ऐसा समय आएगा जब आपको बुरे व्यक्ति का साथ देना पड़ेगा, बुरे व्यक्ति के साथ आपको जो क्या है कि आपको कर्तव्य को निभाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको उसकी विष रूपी बुराइयों को ग्रहण नहीं करना है। तो
तो आपको पता चल गया होगा कि इन्होंने अपने जीवन में इन सब से क्या बताने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में हो सकता है ऐसा वक्त आए जब आपको बुरा साथी चुनने का वक्त मिले, बुरा साथी को साथ देने का जीवन में वक्त मिले, लेकिन आपको उसके व्यक्तित्व को ग्रहण बिल्कुल भी नहीं जीना है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर इन्होंने क्या बताया कि हमारे जीवन को हमें किस प्रकार से नीतिपूर्ण अनुशासनपूर्ण जीवन जीना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है श्रृंगार रस की मधुरता। तो इनके जो काव्य है और बिहारी ने लिखा, और अगर आप श्रृंगार रस प्रेम रस की बात ना करें तो ये समझ लीजिए कि उनके जो आप काव्य है उसका तिरस्कार कर रहे हो। तो श्रृंगार रस के तो अद्भुत कवि रहे ही रहे हैं। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है श्रृंगार रस पे। विहारी का श्रृंगार रस मर्यादन सौम्य व भाव प्रधान है। तो इन्होंने जो श्रृंगार रस की छटा की है उसमें एक बहुत मर्यादा रखी है, बहुत ही एक अनुशासित एक पूरी एक बहुत थिन लाइन, एक बहुत पतली लकीर के मर्यादा के भीतर लिखते हुए रहते हुए इन्होंने बहुत अच्छी काव्य की रचना करी है जिसमें सौम्य और भाव प्रधान है। मतलब जैसे ही विहारी को आप पढ़ोगे तो आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि जैसे इन्होंने जो लिखा है वो ऐसा ही कुछ अनुभव मैंने भी जीवन में किया है। इन्होंने लिखा है कि राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का श्रृंगारिंग ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने राधा कृष्ण है उनकी जो उनके द्वारा जो क्रियाकलाप होते थे, उनकी जो प्रेम लीलाएं थी, उनको अपने श्रृंगार, अपने प्रेम रस, अपनी अद्भुत जो इनकी कला थी लिखने की, जो काव्य की रचना करने की जो कला थी, उस पर इन्होंने लिखा है। जैसे संयोग वियोग मतलब मिलना और अलग होना, नख विख वर्णन करना, प्रेम की जो एक दूसरे प्रति तड़प थी वो, और मिलन का उत्साह, जब वो मिलते थे तब उनका उत्साह था, उस पर लिखा है। राधा नैन निहारे लजो श्याम सुंदर गात। तो इन्होंने लिखा है कि जब राधा है अपने नैनों से श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शरीर को निहारती है, तब क्या होती है, भगवान वो स्वयं ही क्या हो जाती है, लज्जा से शर्म से झुक जाती है, उसको शर्म आ जाती है। फिरी फिरी चले चित्त चोर करे मधुरत मुस्कुरात। और कृष्ण जो प्रेमियों के चोर कहलाते हैं, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण है उनको देखकर कोई भी व्यक्ति प्रेम में पड़ जाता है, इसलिए उनको प्रेमियों का चोर कहा गया है। तो जैसे ही उनको राधा देखती है तो वो क्या हो जाती है, अपनी निगाहों से घूरती है, तो वो उसको देखकर क्या हो जाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण है वो मंद मंद मुस्काने लगते हैं, और यही जो मुस्कान है वो राधा है उसको प्रेम में मोल लेती है। तो ये जो पंक्तियां हैं आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम से संबंधित देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसी ही अद्भुत पंक्तियां लिखी हैं श्रृंगार रस के ऊपर। अब बढ़ते हैं इनकी काव्य शैली के ऊपर। तो इनकी भाषा, जैसा कि आपको पता है रीतिकालीन कवि रहे हैं, तो मुख्यतः इनकी भाषा कौन सी देखने को मिलती है, ब्रज भाषा देखने को मिलती है, और सरस व भावपूर्ण प्रयोग किया गया है। छंद की बात करें तो इन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। कवित्व सवैया का उत्कृष्ट आपको लेखन देखने को मिलता है। अलंकार में अद्भुत प्रयोग किसका, साहब अनुप्रास अलंकार देखने को मिलती है। उपमा और रूपक अलंकार का अद्भुत छटा व अद्भुत प्रयोग देखने को मिलती है। ऐसा प्रयोग किया है रूपक अलंकार का, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बिना अलंकार के कोई भी काव्य, बिना अलंकार और छंद के आपको पता है कोई भी काव्य है, खास करके जो हिंदी साहित्य के कवि रहे, इनका अधूरा लगता है एकदम। और भाव की बात करें तो इनके भाव व मधुरता, सरलता व हृदय स्पर्श से रहे हैं। निष्कर्ष की बात करें तो बिहारी हैं, इनके जो त्रिवेणी, जो इनका जो काव्य रचना वो त्रिवेणी के संगम के समान लगती है। बिहारी इनकी भक्ति में गहराई, नीति में समझदारी और श्रृंगार में कोमलता की एक साथ प्रभावित होती है। मतलब भक्ति में आपको गहराई देखने को मिलेगी, नीति में समझदारी, मतलब जब नीतिपूर्ण बातें करी, काव्य करी, तो आपको ऐसा लगेगा कि बिहारी ने क्या ही समझदारीपूर्ण बातें करी हैं। जब भक्ति की बात करी तो इन्होंने ऐसा लगता है आपको जब पढ़ते हो कि इनसे बेहतर कोई भक्त नहीं रहा होगा भगवान श्री कृष्ण का। और जब बात की इन्होंने श्रृंगार रस की, प्रेम रस की, तो इनका हृदय प्रेम है वो कोमलता से भरा हुआ दिखता है। तो इसीलिए इन्होंने अपने जीवन के तीनों पक्षों को आत्मीयता, व्यवहार के साथ और प्रेम के साथ दिखाया है। तो यही चीज़ है कि बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति व श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। धन्यवाद। अगर आप आपने अभी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर होता है हिंदी साहित्य का ऋतिक काव्य, उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न की पूरी सीरीज करा रहा हूँ। तो उसी इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उसका अगला प्रश्न है, सेनापति के काव्य में प्रकृति चित्रण शीर्षक पर एक निबंध लिखिए तथा इनके सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो आपको पता है, सेनापति जो रीतिकालीन जो कवि हैं सेनापति, उनके द्वारा जो काव्य है वो पूरा प्रकृति चित्रण पर ही इन्होंने लिखा है। प्रकृति के ऊपर ही इनका सारा काव्य है, सारा लेख है वो उसी के ऊपर है। तो हमें उसको सविस्तार टिप्पणी करनी है कि उनकी भाषा शैली कैसे थी, इन्होंने कैसे कैसे प्रकृति को अपनी आंखों से निहारने का प्रयास किया, अपने काव्य में किस प्रकार से उकेरा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हुआ ये प्रश्न। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका ये प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो निबंधात्मक प्रश्न भी कर लोगे, लघुतरात्मक भी कर लोगे, और अति लघुतरात्मक में आएगा तो वो भी कर लोगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है इसको। तो चलो शुरू करते हैं अपन प्रश्न को। सेनापति के काव्य में प्रकृति चित्रण के शीर्षक का एक निबंध लिखिए। तो इस पर क्या है, हम सब जानते हैं जो रीतिकालीन काव्य है उसमें सेनापति है, उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, सबसे महत्वपूर्ण वो कवि रहे हैं। इन्होंने सिर्फ वीर प्रधान के ही कवि नहीं थे, मतलब इन्होंने वीर रस के बारे में ही नहीं, अपनी देशभक्ति के बारे में नहीं, ओजस्व का लेख ही नहीं, काव्य ही नहीं लिखा है सिर्फ, लेकिन इन्होंने आम जीवन के ऊपर, प्रकृति के ऊपर भी बहुत ही सुंदर चित्र है, बहुत ही सुंदर काव्य की रचना की है। और ना सिर्फ काव्य की रचना की है बल्कि उसको बहुत ही प्रभावी ढंग से अपनी काव्य शैली में उकेरा है। उनके काव्य में हमें जो प्रकृति का चित्रण है उसकी सौंदर्य बोध मतलब कैसे प्रकृति का जो सुंदरता है, जो हम अपनी नज़रों से नहीं देख पाता एक आम आदमी, उसको कवि अपनी नज़रों से देखकर हमारे अंदर एक नई अनुभूति, एक नया प्रेम प्रकृति के प्रति उत्पन्न करता है। तो वही जो सौंदर्य बोध है वो इन्होंने करवाया है। यथार्थ मतलब वास्तविकता को अपने लेख के माध्यम से उकेरा है तथा ग्रामीण जीवन की सजीवता के साथ हुआ है, तथा साथ के साथ इन्होंने ग्रामीण जीवन का जो परिवेश है उसको अपने साहित्य के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया है। तो इनका जो पहला है कि सेनापति का यथार्थवादी दृष्टिकोण, तो इन्होंने वास्तविकता को उकेरने का प्रयास किया है अपने साहित्य के माध्यम से। इन्होंने प्रकृति का केवल सौंदर्य नहीं देखा बल्कि कृषि हो गए, मतलब किसान हो गए, ऋतुएं तो अलग अलग प्रकार की ऋतु आती हैं, पशु पक्षी हो गए, गांव के दृश्य हो गए, तथा खेतों का लोक व्यवहार को भी जोड़कर चित्रित किया है। मतलब कहने का अर्थ यही है, इन्होंने अपने काव्य के अंदर वास्तविक चित्रण करने का प्रयास किया है, जो वास्तविकता में होता है। इन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत चीज़ों को आडंबरपूर्ण रखा है, नहीं, वास्तविक रखा है। जैसे कि इन्होंने अपनी काव्य के अंदर जो किसान हो गया, जो कृषि कर रहा है, बहुत एक साधारण चीज़ है, उसके बारे में लिखा। अलग अलग प्रकार की ऋतुओं का क्या महत्व है हमारे जो इस प्रकृति है उसके अंदर, इस पे लिखा इन्होंने। पशु पक्षी जो अलग अलग जो रंग रूप को धारण किए हुए हैं, उनको किस तरीके से चहचाते हैं, उनकी क्या क्रियाकलाप होते हैं, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। इन्होंने लिखा है साथ के साथ कि गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं। एक गांव की हरियाली आपको देखने को मिलती है जहां पर एक किसान खेती करने के लिए जा रहा है, जहां पर आपको साधारणता व विनयता आपको दोनों उन लोगों के व्यवहार में देखने को मिलती है। साथ के साथ खेत और लोक व्यवहार, आम लोगों का जो व्यवहार है वो आपको देखने को मिलता है। उनकी दृष्टि में सिर्फ कल्पना ही नहीं है बल्कि यथार्थ भी है। मतलब इन्होंने अपने एक कमरे में बंद होकर अपनी कलम को सिर्फ कागज़ पर अपनी कल्पनाओं को के घोड़े दौड़ाकर इन्होंने सिर्फ कागज़ पर अपनी कल्पनाओं को नहीं उकेरा है, बल्कि ये बाहर निकले, समाज को देखा, गांव के बीच में रहे और वहाँ पर घटने वाली घटनाओं को यथार्थ रूप से एकदम वास्तविकता से उकेरा है। वे प्रकृति के लोक जीवन को अंग मानते थे, तो वो जीवन में प्रकृति को ही अपने जीवन का अंग मानते थे और उनका चित्रण भी उन्हीं रंगों में करते थे। तो उनका यही था कि प्रकृति ही जीवन है और उसी चीज़ को वो क्या करते थे, रंगों में चित्रण भी करते थे। अगले वाला पॉइंट है ऋतु वर्णन और मौसमी सौंदर्य। तो ऋतुओं का वर्णन किया, साथ साथ मौसमी सौंदर्य भी इन्होंने दिखाया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े,
सेना तो ऋतुओं का इन्होंने कैसे कैसे वर्णन किया है और मौसमी सौंदर्य को कैसे दिखाया है, हम इस पॉइंट में यह समझने का प्रयास करेंगे। तो सेनापति है, इनके काव्य में आपको वर्षा ऋतु हो गई, वसंत ऋतु हो गई, शरद ऋतु हो गई, या फिर जो ग्रीष्म ऋतु हो गई, इन सब ऋतुओं का आपको पता, हर ऋतु का एक महत्व है। ठीक है, वर्षा ऋतु होती है तो आपको पता हरियाली खिल जाती है, वसंत ऋतु में पतझड़ आता है, शरद ऋतु में आप देखते हो कि हर व्यक्ति के अंदर उत्साह की ऊर्जा रहती है। तो आदि ऋतुओं का वर्णन है इन्होंने एकदम सजीव रूप से किया है। सजीव मतलब एकदम वास्तविकता को उकेरने का इन्होंने प्रयास किया है। आप पढ़ते हो तो ऐसे लगता है कि जैसे कि यही इन्होंने जो लेख लिखा है वो एकदम ही वास्तविक है, यही घटना अभी भी घट रही है। वर्षा ऋतु में धरती में हरियाली, किसानों की गतिविधि, बादलों की गर्जन और मयूर की कूक की काव्य का चित्रात्मक रूप देती है। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था, इन्होंने हर चीज़ पर लिखा। तो वर्षा ऋतु पर इन्होंने दिखाया कि कैसे जो धरती है वो सारी की सारी हरियाली से ओतप्रोत हो जाती है, किसानों की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं, किसान हल लेकर अपने खेतों की तरफ जोतने के लिए चले जाते हैं, बादलों की जो घटाएं हैं वो आपको देखने को मिलती है, गर्जन देखने को मिलती है, और साथ की हल्की हल्की बारिशों की बूंद जैसे धरती पर पड़ती है। तो जो ग्रीष्म काल से पीड़ित जो पेड़ पौधे थे, जो पूरी तरीके सूख और मुरझा चुके थे, वह जैसे ही वर्षा की पहली बूंदों के साथ खिल उठते हैं। मयूर की कोक उनके काव्य को चित्रात्मक रूप देती है। तो इन्होंने जैसे मयूर है, मोर है, वो कूकता है, बोलता है, तो उनको उसके काव्य में उस प्रकार से चित्रात्मक रूप दिखाया है, ऐसे लगता है कि वो मोर है, हमारे सामने ही कूक रहा है। तो ये इनकी काव्य की मुख्य भूमि मतलब विशेषता रही है। अब अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, बूंदन की बरमार भयो छायो गगन घनघोर। मतलब इन्होंने कहा है कि गगन मतलब आकाश है, वो घनघोर बादलों से छाया हुआ है, और धीरे धीरे क्या है, बरसात है, बरसात की बूंदें हैं, उनकी बरमार हो रही है, मतलब बहुत जोर से वर्षा हो रही है। चमके दमके बिजुरिया गजरत दामिने जोर। इन्होंने कहा है कि चमके दमके मतलब बहुत जोर जोर से है वो बिजली चमक रही है, और गजरत दामिनन जोर, और वो उसकी जो गर्जन है वो चारों ओर बहुत जोर से सुनाई दे रही है। तो आपको जो आपने ये दो पंक्तियां पढ़ी हैं, अब मैंने आपको इनका अर्थ बताया, तो आपको कहीं ना कहीं महसूस हो गया कि शायद ये जो लेख है, ये जो कवि के कुछ पंक्तियां हैं, ये किसके बारे में हो सकती है, वर्षा ऋतु के बारे में हो सकती है, क्योंकि बादलों की बात की गई है, गर्जन की बात की गई है। और आपको भी जब आपने इसको पढ़ते हो तो आपको भी महसूस होता है कि आसपास की जो बारिश होती है, वर्षा होती है, तब कुछ ऐसा ही जो वातावरण है हमें देखने को मिलता है। तो यही खास बात रही है अपने सेनापति की। तो इन्होंने जो लेख लिखे हैं प्रकृति के पर, वो एकदम सजीव चित्रण देखने को मिलता है। तो इस चित्रण में हमें वर्षा ऋतु का दृश्य अपने आंखों के सामने उपस्थित कर देता है। तो ये वही बात है कि ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सामने ही बारिश हो रही है एकदम। अगले वाला पॉइंट है ग्राम्य जीवन और प्रकृति से संबंध। तो सेनापति है, इन्होंने गांव के ऊपर इतना सजीव कार्य किया है, ऐसा सजीव काव्य लिखा है। इन्होंने लिखा है कि खेतों की हरियाली, बैलों की गुंजार, हर चलाता हुआ किसान और कुएं से भरती हुई महिलाएं। तो देखो गांव के अंदर जो जिस समय इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की, उस समय था, वो एक समय था जिस समय गांव के अंदर जो खेत है वो हल से जोते जाते थे, बैलों से जोते जाते थे। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती थी, जैसे ही किसानों की हलचल है खेतों की तरफ बढ़ जाती थी, बैलगाड़ी जोते हुए किसान हल लिए हुए खेतों की तरफ निकलते थे और खेतों को जोतते हुए दिखते थे वहां पर खेतों की हरियाली। जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश की बूंदें लगने के बाद में पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं और हरियाली का सजीव रूप, घास भी निकल कर आता है, तो एक सजीव रूप देखने को मिलता है। साथ के साथ देखने को मिलता है कि कुएं पर भरती हुई महिलाएं, और आपको कुएं पर आपस में महिलाएं बातें करते हुए वह पानी भरती हुई दिख जाती हैं। और ये सब जो जितने भी दृश्य इन्होंने लिखा है, ये सब किससे जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो इन सब पंक्तियों के कारण ही सेनापति की रचनाएं उन्हें एकदम प्रकृति से जुड़ाव देखने को मिलता है, एकदम सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है पशु पक्षी और प्राकृतिक ध्वनियां। तो इनके काव्य में हमें क्या है, कायल की कूक,
पपीहे की पुकार, मोर की नाच, गाय का रमना आदि प्राकृतिक ध्वनियां भी सुनाई देती हैं। तो देखो इन्होंने अपने काव्य जब लिखा, अपनी कविताओं का लिखा, तो उस समय प्रकृति के करीब गए, प्रकृति के बीच में बैठकर इन्होंने लिखा और ऐसे लिखा है कि अपने जो कविताएं होती थी उनके अंदर वो उदाहरण में कविता की कूक का एक ऐसा उदाहरण देते थे। पपीहे की पुकार, जिस समय जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो आपको पता है पपीहा है वो पुकार करता है कि अब बारिश कब आएगी, तो उसके उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। मयूर का नाच, बारिश के बाद में जो पूरी प्रकृति है वो खिल उठती है और मोर का नाच आपको देखने को मिलता है वसंत ऋतु के अंदर, तो वही चीज़ उन्होंने अच्छे से लिखी है। साथ के साथ गाय है वो उसका रमना भी आपको देखने को मिलता है इनके काव्य के अंदर। तो आदि प्राकृतिक ध्वनियाँ दिखाई देती हैं जो प्राकृतिक चित्रण को और अधिक जीवित बनाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण इनको काव्य चित्रण है वो और प्रकृतिवादी बनता है। अब अगले पॉइंट के अपन तरफ बढ़े, इनकी भाषा और शैली। तो हम सब जानते हैं सेनापति भी रीतिकालीन कवि हुए हैं, साथ के साथ ये ब्रज भाषा के भी कवि रहे हैं। इन्होंने देशज शब्दों का, ग्राम्य बोली का भी प्रयोग किया है, क्योंकि भाई अगर प्रकृति चित्रण का प्रयोग करोगे और बिना ग्रामीण शैली के भाषा के गांवों में बोले जाने वाली भाषा का प्रयोग नहीं किया तो फिर क्या लिखा अपने ग्रामीण परिवेश के ऊपर। तो इन्होंने भी इस चीज़ का ध्यान रखा और ग्रामीण व देसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनके काव्य में सरलता देखने को मिलेगी, जैसा मैंने आपको पढ़ के बताया कि इतना सरल लिखा है कि आप भी समझ गए। आत्मीयता व यथार्थ चित्रण की शक्ति आ जाती है। तो अगर कोई कवि है वो एकदम सरल भाषा में लिखता है तो इसका फायदा क्या होता है कि आम व्यक्ति, जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उन सब चीज़ों को समझ जाता है। और साथ के साथ इन्होंने ग्रामीण परिवेश व ग्रामीण भाषा का प्रयोग किया तो लोगों की और पहुँच पहुँची इनकी कविताओं के कारण। इनकी शैली चित्रात्मक व भाववाच्य है, मतलब इन्होंने चित्रों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, उदाहरणों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, इसलिए भावनाएं धीरे धीरे और भी उत्पन्न होती हैं। तो निष्कर्ष की बात करें अपन तो सेनापति का काव्य, उसमें प्रकृति चित्रण में केवल अलंकार सौंदर्य नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ अलंकारों का ही बहुत बेहतरीन प्रयोग नहीं देखने को मिलता है, बल्कि इन्होंने सजीव वास्तविक जीवन को, अपने अनुभवों को कविताओं में, अपने लेखों में, अपने कागज कलम के माध्यम से उकेरा है। इनका प्राकृतिक चित्रण कृत्रिमता से दूर जीवन के अनुभव से निकला है। तो मैंने बताया कि आपने इन्होंने कमरे में बंद होकर कागज कलम उठाकर कागज पर नहीं लिखा है, बल्कि ये बाहर निकले, इन्होंने सजीव अनुभव किए और अपने अनुभवों के माध्यम से लेख लिखे हैं। तो वीर रीतिकाल के विरले कवि में से है जिन्होंने लोक और प्रकृति को अपनी आत्मा से जोड़कर प्रस्तुत किया है। तो ये रीतिकाल के अंदर बहुत कम कवियों में से एकमात्र कवि देखने को मिलते हैं जिन्होंने किसके ऊपर, प्रकृति के ऊपर चित्रण किया है। तो ये था इनके ऊपर। साथ के साथ अगर अपन सारांश लिखें तो ऋतिक जो सेनापति है प्रकृति चित्रण के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने गाँव के जीवन के ऊपर, ऋतु के, पशु पक्षियों के ऊपर, किसानों के परिश्रम के ऊपर तो इन्होंने बहुत यथार्थ चित्रण किए हैं। इनकी भाषा वो सरल रही है, वास्तविक और जनजीवन से, आम व्यक्तियों से, मैंने जैसे कि बताया आपको, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये तो था पूरा का पूरा सेनापति के ऊपर, सारा आपको मुझे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर देना।